हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला का ये हमारा 18वां पार्ट है। इसके पहले हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल 17 पार्ट्स कंप्लीट किए और भाग 17 में मतलब जो पिछला वीडियो था उसमें हमने चर्चा की थी बजट की, और इस वीडियो में भाग 18 में हम चर्चा करेंगे बजट शब्दावली की। क्योंकि अगर हम संपूर्ण बजट शब्दावली के लिए एक वीडियो बनाएंगे तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से हम बजट शब्दावली को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है, दो पार्ट्स में जो हमारा पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट हमारा बजट शब्दावली 2 का होगा। तो ये भाग 1 है। अगर आपने पिछले वीडियोस मिस किए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के, तो उनके लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करें। तो आइए शुरू करते हैं बजट शब्दावली की। सबसे पहले चर्चा करते हैं बजट की। बजट शब्दावली में बजट क्या है? तो बजट सरकार का वित्तीय लेखा जोखा होता है, वह बजट कहलाता है। बजट सरकार का वित्तीय लेखा जोखा, मतलब जो सरकार का जो आर्थिक लेखा जोखा है उसका जो विवरण होता है वो बजट के द्वारा तैयार किया जाता है। बजट में सरकार के आय व्यय की संपूर्ण जो जानकारी है वह प्राप्त होती है, और इसका जो उल्लेख है बजट का वह अनुच्छेद 112 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्दावली का जो बजट शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। और बजट में क्या होता है, भारत के जो भारतीय सरकार है उसके वित्तीय लेखे जोखा का संपूर्ण विवरण रहता है। अब यहाँ पर जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि बजट शब्द कहाँ से लिया गया है, तो फ्रेंच भाषा के जो शब्द बूजेट है वहां से लिया गया है, और बजट का जो शाब्दिक अर्थ है वह चमड़े का थैला होता है। आगे बात करते हैं पूंजी खाता की। तो पूंजी खाता क्या है? तो पूंजी से प्राप्तियों एवं विवरण के लेखे जोखे को पूंजी खाता कहा जाता है। मतलब पूंजी से जो प्राप्तियां होती हैं हमको, और इसका जो वितरण होता है उनका लेखा जोखा पूंजी खाता कहलाता है। प्राप्तियां क्या क्या होती हैं? तो जो आरबीआई से जो ऋण के उसमें जो धन प्राप्ति होती है, धनराशियां प्राप्ति होती है। अगर व्यय की बात करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा जो व्यय किए जाते हैं विभिन्न मशीनों में, कल पुर्जों में, भवनों में, सड़क निर्माण में, तो इन सब चीजों में जो व्यय होता है वह वितरण में, और प्राप्तियां ऋण और ऋणामद जितने भी होते हैं आरबीआई से और भारत सरकार की जितने भी ऋण प्राप्तियां हैं उसका प्राप्तियों का और वितरण का जो संपूर्ण लेखा जोखा होता है वह पूंजी खाता कहलाता है। आगे बात करते हैं समेकित निधि की। समेकित निधि क्या होता है? तो सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, ऋण एवं ऋण अदायगी समेकित निधि में आते हैं। सरकार को जितने भी राजस्व प्राप्त होते हैं, ऋण प्राप्त होते हैं, और ऋण अदायगी जो संपूर्ण होती है वह सारा कुछ, मतलब राजस्व जिस जिस तरीके से भी राजस्व प्राप्त होता है, ऋण प्राप्त होते हैं और ऋण अदायगी, सब कुछ समेकित निधि में शामिल होता है। सरकार के सभी खर्चों का वहन इसी निधि से होता है। सरकार जितने भी खर्चे करती है उन सबका जो वहन होता है वह समेकित निधि से ही किया जाता है। सरकार की संपूर्ण खर्चों का, चाहे वो कल पुर्जे के निर्माण में हो या फिर भवन निर्माण में हो या फिर रेल विभाग में हो, जितने भी सरकार के खर्चे होते हैं वो सारे समेकित निधि से ही किए जाते हैं, और इसी निधि से व्यय के लिए संसद से अनुमति आवश्यक है। समेकित निधि में जितना भी धन खर्च किया जाता है उन सबके लिए पहले संसद में प्रस्ताव पेश होता है और उसको पास होना अनिवार्य है। बिना प्रस्ताव पास किए इससे धन का जो व्यय है वह संभव नहीं है। आगे बात करते हैं आकस्मिक निधि की। आकस्मिक निधि क्या होती है? आकस्मिक निधि क्या होती है? जब भारत में मान लीजिए कोई भी आपदा आती है या फिर अप्रत्याशित खर्चे होते हैं, तो उनके लिए जो निधि का प्रयोग किया जाता है, उनके खर्चों के लिए जो प्रावधान किया जाता है वह आकस्मिक निधि से होता है। मतलब जो अप्रत्याशित खर्चे होते हैं, मान लीजिए कुछ प्राकृतिक आपदा आती है या फिर कोई अन्य खर्चे जिनको हम पहले से अनुमानित नहीं कर सकते, उनके लिए जो खर्च जहां से व्यवस्था की जाती है वह आकस्मिक निधि से की जाती है। और आकस्मिक निधि भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा जो है संचालित होती है मुख्य रूप से खर्च से पूर्व। मतलब आकस्मिक निधि में खर्च से पूर्व इसकी अनुमति
संसद से लेना आवश्यक है। जैसा कि समाकेत निधि में भी वही है और इसमें भी खर्च जो है पूर्व खर्चा करने से पहले संसद से जो अनुमति है वह आवश्यक है। अब बात करते हैं निगम कर। तो निगम कर क्या होता है? सभी कंपनियों एवं अनिगमित संगठन, जो निगमित संगठन नहीं है, उनमें लाभांश वितरण से पहले और अंतर्देशीय जो अलाउंसेज होते हैं उनको छोड़कर जो लाभ बचता है उस पर जो कर लगाया जाता है वह निगम कर कहलाता है। मान लीजिए कोई एक कंपनी है या फिर कोई एक संगठन है जो अनिगमित है, मतलब निगमित संगठन नहीं है, उसमें लाभांश वितरण से पहले ब्याज और जो ब्याज है और अंतर्देशीय अलाउंसेस है, इन दोनों को छोड़कर लाभांश वितरण से पहले ब्याज और अंतर्देशीय अलाउंसेस को छोड़कर जो कुछ बचता है उस पर जो कर लगाया जाता है वह निगम कर कहलाता है। आगे बात करते हैं सीमा शुल्क की। सीमा शुल्क क्या होता है? तो सीमाओं के उल्लंघन के फलस्वरूप वस्तुओं पर लगाया जाने वाला शुल्क जो है वह सीमा शुल्क कहलाता है। मतलब कोई भी चीज जो उत्पादित होती है और जिनकी सीमाएं होती हैं बिक्री के लिए, उसके बाहर जब वो दूसरे स्टेट्स की सीमाओं में जाती हैं या फिर दूसरे राज्य की सीमाओं में या फिर दूसरे राष्ट्र की सीमाओं में जाती हैं तो उन पर जो कर लगाया जाता है वह सीमा शुल्क कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं बिक्री कर की। बिक्री कर क्या होता है? तो किसी विक्रेता की कुल बिक्री पर जो कर लगता है, मतलब कोई भी अगर मान लीजिए वेंडर है, वो जो टोटल बिक्री करता है, जितनी भी वो बिक्री करता है उस पे, उसकी कुल बिक्री पे जो टैक्स लगता है, जो कर लगता है, वह बिक्री कर कहलाता है। तो किसी विक्रेता की कुल बिक्री पर लगाया जाने वाला कर बिक्री कर कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं आयकर की। आयकर क्या होता है? इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं। एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किसी व्यक्ति की संपूर्ण आय, मतलब एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति की संपूर्ण आय या उसके संपूर्ण निवेश पर जो कर लगाया जाता है वह आयकर कहलाता है। मतलब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, कोई भी एक व्यक्ति है इंडिविजुअल, उसकी जो संपूर्ण आय है या संपूर्ण निवेश है एक वित्तीय वर्ष में, अगर वित्तीय वर्ष 2016-17 की बात करते हैं तो 2016-17 मतलब 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक उसकी टोटल इनकम पर जो टैक्स लगता है वह इनकम टैक्स कहलाता है, वो आयकर कहलाता है। और इनका स्लैब अलग अलग इनकम के आधार पर अलग अलग रहता है। आगे बात करते हैं कर योग्य आय की। कर योग्य आय क्या होता है? तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध छूट के बाद जो शेष आय होती है वह कर योग्य आय कहलाती है। मतलब क्या होता है कि जैसे कि अभी आयकर की बात की, आयकर वह है जो एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति की संपूर्ण आय पर लगता है, लेकिन आयकर अधिनियम में संपूर्ण आय से कुल टैक्स रिलैक्सेशन होता है। मान लीजिए आप 1.5 लाख की सेविंग्स करते हैं तो उन पे आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो जो अभी करंट की अगर बात कर रहे हैं तो 1.5 लाख, तो ये जो 1.5 लाख की सीमा है इसको छोड़कर अगर मान लीजिए किसी का जो इनकम है उसमें से सेविंग्स अगर वो 6 लाख 10 हजार है या फिर 6 लाख है, उसमें से 1.5 लाख की सेविंग छोड़ देंगे प्लस 3.5 लाख में कुछ नहीं लगेगा, तो जो 4 लाख इधर जो आपका बचेगा 5 लाख, तो जो टैक्स लगेगा, टैक्सेबल इनकम जो होगी वो सिर्फ 1 लाख ही बनेगी। मतलब 6 लाख में आपका सिर्फ 1 लाख टैक्सेबल इनकम बनेगी। तो यह कर योग्य आय कहलाएगी। जो 1 लाख होगी वह टैक्सेबल इनकम कहलाएगी। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर की। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो व्यक्तियों, संस्थाओं एवं समूहों के द्वारा सरकार को मूल्यों के अधिभार के रूप में जो प्रदान किया जाता है कर, वह अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। अप्रत्यक्ष कर की डिटेल्स इसके पहले हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको प्रोवाइड की थी। अब बात करते हैं वैट की। तो वैट क्या होता है? उत्पाद की बिक्री से राशि में उसकी उत्पादन लागत घटाने पर उस पर लगाया जाने वाला जो टैक्स होता है वह वैट कहलाता है। मतलब उत्पाद की बिक्री राशि में से उत्पादन लागत घटा देने पर उस पर जो घटाने के बाद, मतलब जो बिक्री हुई उसमें से उत्पादन लागत घटा देंगे, उसके बाद जो उस पर टैक्स लगता है वह वैट कहलाता है। मॉड वैट क्या होता है? तो यह भी वैट का एक संशोधित रूप है। जो मॉड वैट है यह भी वैट का एक संशोधित रूप है और इसमें अंतिम उत्पाद पर देय शुल्क को घटाया जाता है। इसमें अंतिम उत्पाद पर देय शुल्क घटाया जाता है। सेनवैट क्या होता है? तो उत्पादन शुल्क के विकल्प के रूप में इसको शुरू किया गया था।
सेन वैट जो है यह उत्पादन शुल्क के विकल्प के रूप में शुरू किया जाने वाला टैक्स था। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में बजट शब्दावली 2 में हम शेष अन्य महत्वपूर्ण बजट शब्दावली की चर्चा करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।